हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो आज का टॉपिक होने वाला है, जो टॉपिक है आपका वो है क्रोमोसोम। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। क्रोमोसोम यानी इसे बोलते हैं गुणसूत्र। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ये पेपर में आपके एग्ज़ाम में 100% पेपर में देखने को मिलेगा। इस टॉपिक को आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए और आप वीडियो को अगर शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे तो ये मेरी गारंटी होगी दोस्तों, इस टॉपिक को मैं इस वीडियो के अंदर अंदर आपको याद करवा दूंगा। याद करवाने की पूरी गारंटी होगी। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। दोस्तों, वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल से जुड़ने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी डाल दी है, वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही ये यूनिट आपकी समाप्त होगी वैसे ही इस यूनिट के भी हम नोट्स आपको दे देंगे। जैसे कि हम फर्स्ट यूनिट के आपको नोट्स दे चुके हैं और जो फिफ्थ यूनिट है इसकी बॉटनी की, उसके भी हम आपको नोट्स दे चुके हैं। जैसे ही इस यूनिट के टॉपिक्स कंप्लीट होंगे तो आपको इस यूनिट के भी नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो अब बिना किसी देरी के करते हैं टॉपिक को स्टार्ट। देखो, टॉपिक हमने आपको बता दिया। टॉपिक हमारा क्या था? गुणसूत्र था। गुणसूत्र को इंग्लिश में कहते हैं बेटा क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर को के बारे में समझेंगे। जैसे ही दोस्तों हम इसकी स्ट्रक्चर को समझ लेंगे तो हमें इसकी थ्योरी लिखने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो इस तरीके से आपको गुणसूत्र की स्ट्रक्चर बनानी है, जैसा कि आप डायग्राम जो है वो देख रहे हो। अब देखो यहाँ पे क्या है भाई, इसके बारे में थोड़ा सा समझो। इस प्रकार से देखो, इसमें गुणसूत्र के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखो, सबसे जो बाहरी लेयर है यहाँ पे इस टाइप से, ये जो है आपकी ये पेलिकल है। ये देखो यहाँ पे लिखा है क्या है? पेलिकल। ठीक, इसके बाद आप देख रहे हो इस प्रकार से इसके अंदर ये जो बिंदी नुमा ये तरल पदार्थ भरा है, ये कुछ नहीं है, ये क्या है? मैट्रिक्स। इसको बोलते हैं हम मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स है। ठीक है, इसके बाद जो इसके अंदर आप देख रहे हो ये सर्पिलाकार ये रचना इस प्रकार से आप देख रहे हो, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से आप ये जो देख रहे हो ये आपका जो है क्रोमोटिड्स है, जिसे बोलते हैं क्या? क्रोमोटिड्स। यहाँ पे लिखा है देखो क्रोमोटिड्स है। इसी प्रकार से जिस बिंदु पे ये देखो सर्पिलाकार ये क्रोमोसोम मिल रहे हैं, मान लो इस बिंदु पे मिले, जिस बिंदु पे मिल रहे हैं इसको बोलते हैं क्रोमोमियर्स। इसको क्या बोलते हैं? क्रोमोमियर्स। ठीक है, अब देखो ये क्या है? यहाँ पे इस तरीके से ये आपका जो है वो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, इसे बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। और ये जो है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, ये वाला आपका जो है वो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक क्रोमोसोम को दूसरे क्रोमोसोम से जोड़ने के लिए हमें सेंट्रोमियर की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो आप देख रहे हो ये बीच में ये है आपका सेंट्रोमियर। इस सेंट्रोमियर से देखिए ये वाला क्रोमोसोम, पहला वाला क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम दोनों इस सेंट्रोमियर से क्या है? आपस में जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी इसमें पाया जाता है और नीचे की तरफ देखिए ये सैटेलाइट बॉडी बन जाती है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो टॉपिक है मैं आपको बता दूं, ये आपका क्लास 11 एग्रीकल्चर बॉटनी और क्लास 12 एग्रीकल्चर जूलॉजी दोनों में कॉमन टॉपिक है। तो अभी जो हमारे जो टॉपिक चल रहे हैं बेटा वो कॉमन टॉपिक ही चल रहे हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी। आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पढ़िए, सारे सब्जेक्ट मेरे द्वारा पढ़ाए गए हैं बहुत ही अच्छे से। सिलेबस आपका जो है बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। तो आप अपने कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करिए, कहीं से भी पढ़िए। ठीक है, तो चलो इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं बेटा। इसके बारे में आपको थ्योरेटिकल लिखना पड़ेगा पेपर में। चलिए, तो क्या समझना है समझो। देखो, कोई भी जीव जाति होती है, जीव जातियों के अंदर गुणसूत्र की जो संख्या एवं संरचना है वो निश्चित होती है। अगर मैं जैसे मनुष्य में कहूँ, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो आप कहोगे सर मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। ऐसे ही मैं कुत्ते में कहूँ, बिल्ली में कहूँ, किसी भी जीव जंतु में कहूँ, हर जीव जंतु में जो गुणसूत्र हैं, गुणसूत्रों की जो संख्या है बेटा समान रहती है। ठीक है, संख्या जो है वो निश्चित रहती है। तो जीव जातियों में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित रहती है एवं संरचना भी निश्चित रहती है, ये बात आप लिखोगे। गुणसूत्र जो होते हैं, गुणसूत्र कोश का विभाजन के समय, यानी कोश का विभाजन को इंग्लिश में बोलते हैं सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं। यह कैसे होते हैं? यह सूत्रकार
एवं दंडाकार होते हैं। तो इतनी सी बात आपको लिखनी है, ये चित्र अच्छे से आपको बनाना है कॉपी में और इतनी बात लिखनी है। इसके बाद देखो इसकी लंबाई की बात करें, अगर हम इसकी गुणसूत्र की लंबाई की बात करें तो जो इसकी लंबाई है वो होती है देखो 0.5 से 30 म्यू, 0.5 से 30 म्यू तथा 0.2 से 2 म्यू मोटे होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसकी लंबाई और मोटाई भी याद रखनी है। लंबाई कितनी बताई मैंने, देखो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। देखो लंबाई जो है वो आपकी है 0.5 से 30 म्यू और जो आपकी मोटाई है वो है 0.2 से 2 म्यू मोटे होते हैं। तो इतनी बात आपको लिखनी है। इसके बाद देखिए मैंने एक पॉइंट लिखा है नीचे कि इसकी खोज है वो स्टार्स बर्गर ने 1875 में की है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्रोमोसोम की खोज किसने की है, तो क्रोमोसोम की खोज की है स्टार्स बर्गर ने 1875 में। अगर मैं कहूँ गुणसूत्र नाम किसने दिया, तो दोस्तों गुणसूत्र जो नाम दिया है वो दिया है बाल्डियर ने। आपको ध्यान रखना है गुणसूत्र का, अगर आपसे पूछे गुणसूत्र का नाम किसने दिया है तो गुणसूत्र का जो नाम दिया है वो दिया है बाल्डियर ने। इतनी बात आपके समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप 1 से 2 बार 2-3 बार वीडियो को देखोगे तो 100% आपको वीडियो में कंप्लीट याद हो जाएगा। ठीक है, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप चिंता ना करें। ग्रुप से आप जुड़ जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल की लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप मैंने दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में जाइए। ठीक है, अब यहाँ पे समझो। देखो अब इसमें जो जो चीज़ क्रोमोसोम के अंदर पाई जा रही है उसी के बारे में हम लिखेंगे। जैसे कि मैंने बताया ये जो बाहरी लेयर है ये आपकी क्या है, पेलिकल है। क्या है, पेलिकल है। अब देखो पेलिकल होता क्या है, पेलिकल के बारे में कैसे लिखोगे, तो हेडिंग जो हमारी है अब नई हेडिंग है वो है पेलिकल। तो पेलिकल के बारे में कैसे लिखोगे, देखो गुणसूत्र एक झिल्ली सदृश आवरण से घिरा रहता है। यानी जो ये गुणसूत्र है, ये वाला जो गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र एक झिल्ली सदृश आवरण से घिरा रहता है। झिल्ली से घिरा गाढ़ा तरल मैट्रिक्स पाया जाता है। देखो झिल्ली से जो घिरा गाढ़ा तरल जो इसके अंदर जो देख रहे हो गाढ़ा तरल, इस प्रकार से ये क्या है, मैट्रिक्स है। और मैट्रिक्स में क्रोमोटिड्स पाए जाते हैं। मैट्रिक्स में क्या पाया जाता है बेटा, क्रोमोटिड्स। ये देखो ये जो क्रोमोटिड्स है ये मैट्रिक्स के अंदर पाए जा रहे हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों पेलिकल हेडिंग आपके समझ में आई होगी। नहीं आती है तो चलिए एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं, लेकिन ये टॉपिक आपको 100% इसमें मैं याद करा के मानूंगा। देखो हमारी जो हेडिंग है पेलिकल, क्या है, पेलिकल। आपने देखा कि भाई ये क्या है, पेलिकल है, सामने आप देख रहे हो चित्र में। तो इसके बारे में क्या लिखोगे, देखो गुणसूत्र एक झिल्ली सदृश आवरण से घिरा रहता है। जो गुणसूत्र है ये एक झिल्ली सदृश आवरण से घिरा रहता है। झिल्ली से घिरा गाढ़ा तरल क्या है, मैट्रिक्स पाया जाता है। मैट्रिक्स में क्या है, क्रोमोटिड्स पाए जाते हैं। देखो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में क्या पाया जा रहा है, ये क्रोमोटिड्स पाए जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करिए और वीडियो को लाइक अवश्य करिए, क्योंकि आप जब वीडियो को लाइक करते हो तो हमारी समझ में आ जाता है कि जो हम टॉपिक आपको समझा रहे हैं वो आपके समझ में आ रहा है। दोस्तों टॉपिक अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताइए कि सर हमारे टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है। हम अपना बताने का समझाने का तरीका चेंज करेंगे, ठीक है, लेकिन आपको हम हर चीज़ सिखाएंगे, आप टेंशन ना लें। देखो क्रोमोटिड्स के बारे में आप समझो। देखो क्रोमोसोम में दो क्रोमोटिड्स पाए जाते हैं। अब देखो यहाँ है क्रोमोसोम के अंदर कितने कह रहा है, क्रोमोसोम में 2 क्रोमोटिड्स पाए जाते हैं। ये परस्पर सर्पिल क्रम में लिपटे रहते हैं। अब यहाँ पे देखो इस प्रकार से देखो ये सर्पिल क्रम में क्या है, लिपटे हुए हैं। ये 2 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं बेटा, क्रोमोसोम में 2 क्रोमोटिड्स पाए जाते हैं। ये ध्यान रखना, क्या क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम में 2 क्रोमोटिड्स पाए जाते हैं। ये परस्पर क्या है, सर्पिल क्रम में लिपटे होते हैं। तो बेटा हमारी जो हेडिंग थी पहली, देखो यहाँ से पेलिकल हमने उठाया, पेलिकल हमारी कंप्लीट हुई। इसके बाद हमने जो उठाया नेक्स्ट हेडिंग ये क्रोमोटिड्स, तो हमने क्रोमोटिड्स के बारे में बता दिया। अब देखो अगली हेडिंग हमारी क्या आने वाली है। अगली जो हेडिंग है वो है सेंट्रोमियर्स। देखो सेंट्रोमियर्स क्या है, सेंट्रोमियर्स का मतलब वही है जहाँ पे ये गुणसूत्र मिलते हैं, जहाँ पे क्रोमोटिड्स मिलते हैं, जहाँ पे क्रोमोटिड्स मिलते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। देखो कैसे समझो, इसकी थ्योरी क्या कहती है समझो इसके बारे में। सेंट्रोमियर हेडिंग हमारी क्या है, सेंट्रोमियर। हिंदी में लिखोगे तो भी सेंट्रोमियर है, इंग्लिश में लिखोगे तो भी सेंट्रोमियर है, ठीक है। आप हिंदी और इंग्लिश में घबराना नहीं है, हिंदी इंग्लिश दोनों को सीखो आप अच्छे से।
देखो गुणसूत्र क्या है, गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड्स जिस बिंदु पर आपस में जुड़े होते हैं उसे सेंट्रोमियर कहते हैं। तो मैंने यही तो आपको बताया था कि भाई ये गुणसूत्र जो हैं सर्पिल क्रम में है, ये जिस बिंदु पे मिलते हैं, मान लो इस बिंदु पे मिले तो इसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, इसी बिंदु को हम सेंट्रोमियर कहते हैं। कोशिका विभाजन के समय स्पेंडल के टेक्सटाइल तंतु सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं। तो बेटा इतनी बात आप सेंट्रोमियर के में लिखोगे। आगे देखो, आगे समझो, दो बातें और हैं। इसके फलस्वरूप देखो क्या लिखा है, इसके फलस्वरूप कोशिका विभाजन के समय जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो विपरीत ध्रुवों की ओर खिंचते हैं। अब ये बात आपके समझ में कब आएगी, ये बात समझ में आपके तब आएगी जब मैं टॉपिक अगला पढ़ाऊंगा आपको, माइटोसिस और म्यूसिस, यानी समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। दोस्तों समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन का 6 नंबर का या 4 नंबर का क्वेश्चन 100% आपके पेपर में छपता है। इन दोनों क्वेश्चन को आपको याद करके रखना है, तो ये बात वहाँ पर समझ में आएगी। ठीक है, इसके फलस्वरूप जो कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिड्स जो हैं वो विपरीत ध्रुवों की ओर खींचते हैं। दोस्तों प्यारा सा कमेंट करिए अगर वीडियो आपके समझ में आ रही है। आपके लिए बेहतरीन टॉपिक हम कराने वाले हैं, कंप्लीट बॉटनी आपको कराएंगे, और जूलॉजी के लिए अगर ये वीडियो देख रहे हो तो जूलॉजी भी हमने बिल्कुल बिंदास तरीके से कराई है आपके लिए। आप प्लेलिस्ट पे जाके पढ़िए तो सही। चलो आगे देखो बेटा, इसमें आगे आपको क्या लिखना है, आगे लिखना है सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर क्रोमोसोम निम्न प्रकार के होते हैं। यानी सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर जो गुणसूत्र है, गुणसूत्र निम्न प्रकार के होते हैं। अब देखो गुणसूत्र कौन कौन से प्रकार के होते हैं बेटा, इनको समझो। देखो पहला हम पढ़ेंगे इसमें एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक की स्पेलिंग थोड़ी सी सही से आप लिख लेना, ऐसे करके लिखना एक्रोसेंट्रिक। ठीक है, एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक को हिंदी में लिखोगे तो एक्रोसेंट्रिक ही लिखोगे, कुछ और नहीं लिखोगे। दूसरा है हमारा वो है टेलोसेंट्रिक। अब टेलोसेंट्रिक को हिंदी में टेलोसेंट्रिक ही पढ़ोगे आप, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पे देखो, पहला वाला मैंने आपको एक्रोसेंट्रिक बताया था, लेकिन जो पहला वाला हेडिंग है आपका वो है एसेंट्रिक। ये एसेंट्रिक है। ठीक है, इसे आप पहले वाली हेडिंग के लिए एसेंट्रिक पढ़ोगे इस प्रकार से। क्या पढ़ोगे, एसेंट्रिक। ठीक, पहली आपकी हो गई एसेंट्रिक, और दूसरी वाली जो हेडिंग हो गई आपकी वो होगी टीलोसेंट्रिक, तीसरी है एक्रोसेंट्रिक, चौथी है मेटासेंट्रिक, और फिर पांचवी है सबमेटासेंट्रिक। यानी क्रोमोसोम की स्थिति के आधार पे, सॉरी क्रोमोसोम मैंने बोल दिया, कोई बात नहीं, सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से क्रोमोसोम हैं, एक है, पहला है एसेंट्रिक, दूसरा है टीलोसेंट्रिक, तीसरा है एक्रोसेंट्रिक, चौथा है मेटासेंट्रिक, और छठा जो है आपका, पांचवा जो है आपका वो है सबमेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। तो एक एक करके हम इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम एसेंट्रिक क्रोमोसोम क्या होता है। देखो आपके सामने है बेटा एसेंट्रिक क्रोमोसोम, तो इसको अच्छे से समझो। अब देखो यहाँ पे एसेंट्रिक क्रोमोसोम होता क्या है, यहाँ पे लिखा है एसेंट्रिक क्रोमोसोम। एसेंट्रिक क्रोमोसोम क्या है, जब सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के, यानी जब सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के, अब देखो ये क्या है, ये एक आपका क्रोमोसोम है। ठीक है, मैं चित्र यहाँ पे भी बना हुआ है लेकिन अलग से भी बना के आपको दिखा रहा हूँ। जब सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के एक सिरे के बिल्कुल किनारे पर स्थित होता है। अब देखो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का एक सिरा ये है और एक सिरा ये है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि जब सेंट्रोमियर मान लो गुणसूत्र में मैं यहाँ पे रख दूँ, ठीक है, तो आप देखोगे कि एक किनारे के थोड़ा सा तो अंदर है ये। जब सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के एक सिरे के बिल्कुल किनारे स्थित होता है, इसमें एक भुजा लंबी होती है। अब देखो यहाँ से ये वाली जो भुजा आप देख रहे हो ये लंबी है, तो एक भुजा लंबी है तथा दूसरी भुजा छोटी है। तो ये दूसरी भुजा है, ये क्या है, छोटी है। ठीक है, ये आपको लिखना है। देखो यही डायग्राम में मैंने समझाने की कोशिश की है आपको। यहाँ पे देखो पूरा डायग्राम, ये है आपका एसेंट्रिक क्रोमोसोम। एसेंट्रिक क्रोमोसोम में ये आप देख रहे हो ये क्रोमोसोम है, और जो बीच में ये एक किनारे के ये साइड से लगा है ये सेंट्रोमियर है। क्या है, सेंट्रोमियर है। इसकी हमने सेंट्रोमियर की थ्योरी आपको समझा दी जब एसेंट्रिक क्रोमोसोम की थ्योरी हो चुकी है और आप समझ चुके हो। जब सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के, यानी सेंट्रोमियर क्या है, सेंट्रोमियर आपका ये रहा। जब सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के एक सिरे के बिल्कुल किनारे पर स्थित होता है तब इसमें एक भुजा लंबी तथा एक भुजा छोटी होती है। इसी को हम एसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। चलो अब देखो बेटा टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। अब टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम क्या होता है इसके बारे में समझो।
हेडिंग हमारी वही है, क्या है, टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम क्या है, देखो जब सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के एक किनारे पर स्थित होता है तब इसे हम टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हो, आप डायग्राम में देखिए, ये टीलोसेंट्रिक का डायग्राम है, ये टीलोसेंट्रिक का डायग्राम है, ठीक है। ये क्या है, ये आपका क्रोमोसोम है, ये क्या है, क्रोमोसोम है। और ये जो आप देख रहे हो ये किनारे पे, ये क्या है, ये आपका सेंट्रोमियर है, ये क्या है आपका, ये वाला सेंट्रोमियर है, ठीक है। क्योंकि क्रोमोसोम पढ़ रहे हो वो सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पे पढ़ रहे हो। तो देखो आप, ये जो आपका क्रोमोसोम है यानी गुणसूत्र है, तो ये जो गुणसूत्र है आपका वो देखो, जब इसमें मैंने बताया जब सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के, ये क्रोमोसोम है ना, क्रोमोसोम के एक किनारे पे, यहाँ पे देखो एक किनारे पे क्या है, जब सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के एक किनारे पर स्थित होता है, देखो ये सेंट्रोमियर है, इस गुणसूत्र के एक किनारे पर स्थित है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। आप प्यारा सा कमेंट करिए और बताइए। अगला देखो, अगला जो हमारा है वो है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। तो बेटा एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। अब एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम क्या होते हैं जानिए। देखो जब सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के एक किनारे से थोड़ा अंदर की ओर स्थित होते हैं। अब इस डायग्राम में देखो, जो आप ये इस प्रकार से, ये सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोमियर देख रहे हो, ये एक किनारे पे नहीं है बल्कि एक किनारे से थोड़ा सा अंदर है, थोड़ा सा अंदर है। तो हम आपको यही बता रहे हैं कि जब सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के एक किनारे से थोड़ा अंदर होता है तब इसे हम एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये भी बात समझ में आ रही होगी। कोई बात नहीं, एक बार में समझ में नहीं आता है, 2 से 3 बार वीडियो देखोगे टॉपिक आपका 100% क्लियर हो जाएगा। इसके नोट्स भी मैं प्रोवाइड आपको करा दूंगा फ्री में, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब आपके जितने भी फ्रेंड हैं दोस्तों, आपके जितने भी फ्रेंड हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़िए और अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब देखो यहाँ पे मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, तो बेटा मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम क्या होता है इसके बारे में समझो। देखो जब सेंट्रोमियर, यहाँ पे क्या कह रहा है, जब सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के मध्य में, क्रोमोसोम मान लो ये क्रोमोसोम है, अब मध्य क्या होता है, मध्य का मतलब है बीच में। मान लो जब सेंट्रोमियर कहाँ पे लग जाए, इस क्रोमोसोम के बीच में। देखो जब सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के मध्य में स्थित होता है तब इसे हम मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। यह बी के आकार का दिखाई देता है, 22 नंबर वाली बी यानी ABCD जो बी है, ये वाली बी, ये बी के आकार का है। देखो ये देखो दिखाई दे रहा है, ये बी के आकार का है और यहाँ पे ये लगा है मध्य में, मध्य का मतलब बीचों बीच। ये क्या है, ये आपके क्रोमोसोम है, ये बीच में क्या लगा है, सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर बीच में है, जिस क्रोमोसोम के अंदर सेंट्रोमियर बीच में होगा पहचान लेना ये कौन सा है, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है। तो इसकी भी जो थ्योरी है वो आपकी समझ में आ रही होगी। चलिए अगला देखते हैं बेटा, अगला है हमारा सम मेटासेंट्रिक। अगला क्या है, सम मेटासेंट्रिक। और हाँ दोस्तों एक बात और आपको बता दूं, अगर आप क्लास 11 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं और किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, आप बताइए कि सर हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, वो टॉपिक हमें करा दो। वैसे तो मैंने बॉटनी कंप्लीट करा दी है और सारे सब्जेक्ट मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं वो मैं आपको लगातार करा रहा हूँ, ठीक है। तो आप प्ले लिस्ट से भी देख सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं कि सर ये टॉपिक हमारी समझ में नहीं आ रहा है, चाहे वो आंकिक क्वेश्चन ही क्यों ना हो, आपकी हर संभव मदद की जाएगी। आपको वही टॉपिक पढ़ाएंगे जो आपको कठिन लग रहा है, बस आप कमेंट करके बताइए। चलो देखो यहाँ पे देखो बेटा, सम मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। अब देखो यहाँ पे सम मेटा, अब कहोगे सर, अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे कि सर इंग्लिश में हमारी समझ में नहीं आ रहा। तो देखो यहाँ पे सम मेटासेंट्रिक को बेटा हम सम मेटासेंट्रिक चाहे हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, लिखोगे सम मेटासेंट्रिक ही, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या कह रहा है, देखो जब सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के मध्य से थोड़ा दूर होता है, यानी क्रोमोसोम के मध्य से, मान लो ये आपका क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम मध्य का क्या मतलब है, बीच का स्थान, ठीक है। तो ये बीच की बात नहीं कर रहा है, जब बीच की बात करें तो क्या होगा, मेटासेंट्रिक। लेकिन मध्य से थोड़ा दूर, अब मान लो ये मध्य है, अब मध्य में ये सेंट्रोमियर नहीं लगाना, थोड़ा सा दूर इधर लगा दो, ठीक है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो। अगर मध्य होता तो यहाँ पे होता बीचों बीच, लेकिन क्रोमोसोम के मध्य से थोड़ा सा दूर यहाँ पे देखो ये लगा है, ये क्या है, ये आपका सेंट्रोमियर है, ठीक है। अब थोड़ा सा समझो इसे,
आपको बताया कि जब सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के मध्य से थोड़ा दूर स्थित होता है तब उसे हम क्या कहते हैं, तब उसे सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके समझ में आ रहा होगा दोस्तों। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसकी हम PDF भी आपको प्रोवाइड करा देंगे, कोई भी आपको टेंशन नहीं होगी। आपकी लास्ट हेडिंग है बेटा इस टॉपिक की, वो है सैटेलाइट बॉडी। क्या है? सैटेलाइट बॉडी, ये लास्ट हेडिंग है। जैसा कि आपने क्रोमोसोम में देखा था, लास्ट में सैटेलाइट बॉडी बनी थी। चलिए हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है, तब आपके ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे देखो ये क्रोमोसोम है और यहाँ पे देखो ये जो है ये सैटेलाइट बॉडी है, इसके बारे में अपने लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर करो और लाइक भी करो। चलो समझो। देखो सैटेलाइट बॉडी, कुछ क्रोमोसोम में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पाया जाता है, तो कुछ क्रोमोसोम में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पाया जाता है। मैंने इस क्रोमोसोम में आपको प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन दिखाया था। कुछ क्रोमोसोम में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पाया जाता है, इसके फलस्वरूप सैटेलाइट बॉडी बन जाती है। किसके फलस्वरूप? सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बन जाता है, तो इसके फलस्वरूप क्या है? सैटेलाइट बॉडी बन जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम सैट क्रोमोसोम कहते हैं। दोस्तों प्यारा सा कमेंट अवश्य करना और कमेंट करके बताओ आज का टॉपिक आपके समझ में आया या नहीं आया। और कोई सा भी, चाहे क्लास 11 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, चाहे क्लास 12 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, किसी भी क्लास के स्टूडेंट है, कोई सा भी टॉपिक आपके समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। ठीक है, कहीं भी इधर उधर आपको भागने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो बस बेटा इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।